गांव में रामू और सोमू नाम के दो भाई रहते थे। उसका पिता व्यापार में काफी अच्छा काम कर रहा था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी संपत्ति को बराबर बराबर बांट दिया और उनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पिता का व्यापार चला रहे थे। भैया, आपने इस साल का बिजनेस रेवेन्यू चेक किया? कितना मुनाफा हुआ? हमें काफी मुनाफा हुआ है रामू। मैं कल तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, तुम उसके बारे में बेफिक्र रहो। उन पैसों से मैं अपनी पत्नी के लिए हार खरीदने की सोच रहा था। क्या आप भी भाभी के लिए कुछ खरीदेंगे? नहीं भाई, जो पैसा मिला है हम उसे कैसे खर्च कर सकते हैं? उसे सावधानी से खर्च करना चाहिए, समझे? उस पैसे से रामू ने अपनी पत्नी के लिए हार बनाया। वाह, हे राम, ये कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं हमेशा से इसी तरह का हार चाहती थी, सपना पूरा हो गया। रुको, मैं इसे ले जाती हूँ और अपनी बहन को दिखाती हूँ। हाँ। अब क्यों? भाभी को नहीं पता कि मैंने हार बनाया है। भैया ने भाभी के लिए कुछ भी नहीं लिया। अब तुम ये हार भाभी को दिखाओगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? बताओ। ये सुंदर है, इसलिए मैंने सोचा कि दीदी को दिखाना अच्छा रहेगा। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती। चलिए कोई बात नहीं, आप दुकान पर नहीं जाएंगे क्या? आपको इसकी भी चिंता नहीं है कि व्यापार कैसा चल रहा है? ऐसे कैसे चलेगा जी? अगर मैं दुकान पर जाऊंगा तो भाई मुझसे कहेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अभी के अभी घर जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। और ये भी सच है कि हम दोनों वहाँ क्या ही करेंगे। वैसे भी भाई सब संभाल ही लेंगे, मैं वहाँ क्या करूँगा? ऐसे कैसे जी? आपको भी सब कुछ पता चलना चाहिए। आप अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। मुझे मेरे भाई पे पूरा विश्वास है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। देखिए, तुम उनके बारे में सरासर गलत सोच रही हो। वो हमेशा मुझे बराबर का ही हिस्सा देते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई धोखेबाजी है। मेरी बात सुनो और कल से दुकान पर जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी भी बात मान लेता हूँ। हम कल से चलेंगे। इस बीच अगले दिन जानकी जाती है और सोमू की पत्नी को, ललिता को, अपना बनाया हुआ हार दिखाती है। दीदी देखो, ये हार उन्होंने बनवाया है, कैसा है? बहुत अच्छा है जानकी, तुम्हें पिछले साल चश्मा लगा था ना? ठीक है, मुझे कुछ काम करना है। वो इतना कहती है और ललिता वहाँ से चली जाती है। उसी शाम तुमने देखा, तुम्हारे छोटी भाई ने जानकी के लिए फिर से सोने का हार बनाया है। उनका तो अच्छा है, वो घर पर रहकर बिना किसी परेशानी के आधा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें सभी आवश्यक चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें उनके बारे में क्यों बात करनी चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वो सब लाना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? ये बात तुमने मुझसे पहले भी कही थी। अब मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। देखो, तुम जो भी सोचो, तुम समझ जाओगी कि मैं आखिर क्या करने जा रहा हूँ। बस कुछ दिनों तक सब्र रखो। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद रामू दुकान पर जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम है क्या तुम्हें? नहीं भैया, मुझे बताओ कि घर पे मैं वैसे क्या करूँगा, इसलिए मैं दुकान पे आ गया। मुझे भी थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। और तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अकेले इतनी मेहनत करें। इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसके लिए एक आदमी काफी रहेगा। वो कर रहे हैं ना, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम अभी घर चले जाओ। मैं जब शाम को आऊंगा तब बैठकर इस बात पर फैसला करते हैं। ठीक है भाई, अब जैसा आप कहो। दोपहर तक रुक जाएंगे। तो दोपहर को रामू घर जाने के बाद, अरे क्या हुआ? ये तो ऐसे ही आ गया। अब अगर वो आकर यहाँ पर बैठ गया तो धंधे में की गई मेरी सारी गड़बड़ उसके सामने आ जाएगी। उसे अभी पता चल जाएगा कि कितना मुनाफा होता है और कितना घाटा। अब तो लंबे समय तक ऐसे बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल होगा। आज शाम को वैसे भी मुझे उससे मनाना है, दूसरा बिजनेस शुरू करना ही है, तभी जाकर कोई बात बनेगी। उस शाम को सोमू घर पहुंचकर उसने राम को अपने घर बुलाया। देखो रामू, मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए हम दोनों में से कोई एक ही अच्छा है, और मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के दम पर एक नया बिजनेस शुरू करो। फिर हम दोनों की स्थिति और व्यापार अलग होंगे, और जो भी लाभ प्राप्त होगा वो खुद का ही होगा ना। और बाकी तुम चिंता मत करो, जो भी धन लगेगा मैं दूंगा। मैं कौन सा नया बिजनेस कर सकता हूँ भाई? मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। इन दिनों आप ही सब कुछ देख रहे हैं। क्या आपको लगता है नए व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल, जो भी जानना है जानो। मैं आपको इन सभी कमियों के बारे में समझाऊंगा। अब हम दोनों एक ही दुकान का लाभ साझा करते हैं। कल को 2 दुकानों का लाभ दुगना हो जाएगा, तो सोचो हमें कितना लाभ होगा। और आने वाले समय में हम 2 का 4 भी कर सकते हैं। फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस नौकरों को रखना, वो करेंगे। आप सही कह रहे हो भाई, मुझे घर पर कुछ काम करना नहीं है। जब तक मैं कोई नया व्यापार शुरू कर नहीं लेता तब तक आपका सहयोग काफ़ी है। ठीक है भाई, जैसा आप कहो। ठीक है,
पिताजी ने हमें जो संपत्ति दी है उसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, और मैं पुरानी वाली दुकान तो संभाल ही रहा हूँ ना, उसकी बजाय मैं तुम्हें नई वाली दुकान खोल के दे देता हूँ और उसमें आधा हिस्सा लगा दूंगा। अभी संपत्ति का बंटवारा क्यों करना? नहीं रामू, अब हम दोनों शादीशुदा है, समझे? बेहतर यही होगा कि ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास संपत्ति हो। और देखो, बड़े होने के नाते मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। ठीक है भाई, मुझे विश्वास है कि तुम जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए ही करोगे। तो सोमू रामू अपने पिता की संपत्ति साझा करने के बाद रामू ने एक दुकान शुरू की। शुरुआत में सोमू अपने भाई के व्यापार में मदद करता था। रामू, आपको व्यापार शुरू किए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अब आपने ये तय कर लिया कि अब व्यापार कैसे करना है, समझ में तो आ गया होगा। किसानों के यहाँ से जो अनाज आता है उससे सब कुछ मतलब खुद से ही देखभाल करनी होगी, समझे? ठीक है भाई, आपने मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद। और कुछ दिनों के बाद ही ये क्या है राम, आपके दुकान में कीमत आपके भाई से भी ज्यादा है। अगर यही सामान आप अपने भाई की दुकान से खरीदते हैं तो 50 रुपए मिलेगा, और उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम आपसे कैसे सामान लेके जाएंगे? ये क्या? हालांकि मैं बहुत कम मुनाफे पर सामान बेच रहा हूँ, अगर मैं इससे कम बेचूंगा तो नुकसान होगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भाई इतने कम दाम पर कैसे बेच रहा है। रामू जी, ये रहा कार्गो स्ट्रैप, इसे थोड़ा बांध दो, मैं 1 घंटे में आऊँगा। ठीक है, तुम हमेशा मेरे बड़े भाई से सामान लेते हो ना, इस बार तुम मेरे पास आओ। तुम्हारा बड़ा भाई बदमाश है, वो सारा सामान मिलावटी बेचता है, चावल दाल से लेकर तेल तक सब का सब सामान मिलावटी देता है, इसलिए मैंने उसे सामान खरीदना बंद कर दिया है। तुम्हारी दुकान के बारे में सुना था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सामान बहुत अच्छा होगा, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ, जब तक तुम वापस आओगे सामान तैयार हो जाएगा। मेरा भाई जो सामान बेचता है वो सब सामान मिलावटी है, वो ऐसा क्यों करता है? वहीं कुछ दिनों के बाद रामू किसानों के पास सामान लेने जाता है। क्या बात है रामू भैया, आप हमारे गांव आए हो, कोई बात हो गई क्या? मैं सोच रहा था कि अब तक सामान पहुंच क्यों नहीं रहा है, सामान देने का समय तो आ गया ना। कहीं और खरीदारी? हम सारा अनाज तो तुम्हारे बड़े भाई को तब का ही दे दिया था। ये क्या, हर बार तो तुम सामान मुझे देते हो, इस बार भाई को क्यों दिया? अगर आपका बड़ा भाई है तो माल लेने के बाद पैसे देगा, और आप है कि माल लेने के 3 महीने बाद तक भी हमें पैसे नहीं देते, इसीलिए हमने सारा माल तुम्हारे बड़े भाई को बेच दिया इस बार। बगल के गांव में किसी को अनाज नहीं बेचा है, उनसे पूछो। बगल के गांव में किसी को भी अनाज नहीं बेचना है, उनसे पूछ लो चाहे, क्या वे देंगे? लेकिन उनके पास कीमत अधिक है। हाँ, भले ही उनके पास कीमत अधिक है, भले ही अनाज की गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन मैं अब से उन्हीं से खरीदूंगा। अब गांव के लोगों से अनाज खरीद कर रामू घर जा रहा था। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठे हुए थे। थका हुआ रामू भी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ठंड पड़ रही है, चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। क्या हुआ रामू, तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो। आप कौन है स्वामी? आपको मेरा नाम कैसे पता, और आप हैं कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन वो दिन करीब है जब तुम्हारा व्यापार लाभदायक होगा। आप महानुभा की तरह कौन है? मेरी मन की बात आपने ऐसे ही कह दी। पता है, मेरा भाई मेरे व्यापार में प्रतिस्पर्धी है, अपने भाई द्वारा बेचे गए माल को 1/4 भी नहीं बेच पा रहा हूँ मैं। स्वामी, इसमें मुनाफा कहाँ से होगा? भले ही मैं कम मुनाफे में गुणवत्तापूर्ण सामान बेच रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ही मेरे पास आ रहे हैं। मेरा बड़ा भाई मुझसे कम कीमत पर बेच रहा है, लेकिन बेची गई हर चीज़ नकली है। ऐसा करने से कुछ समय तक उसका व्यापार तो अच्छा चलेगा, फिर ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कैसे स्वामी? उसने पहले मुझे धोखा दिया और मेरे पिता का कारोबार अपने हाथ में ले लिया, फिर वो ऊंचे मुनाफे के लिए मिलावटी सामान भी बेच रहा है। हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है वो, लेकिन मैं, अगर बिजनेस ईमानदारी से किया जाए तो अभी मुनाफा नहीं बल्कि घाटा ही घाटा हो रहा है। हर चीज़ में कुछ समय लगता है, अगर उससे आगे भागना चाहोगे तो गधे की तरह गिरना निश्चित है। मुझे शांत करने के लिए आप जो कुछ भी कहते हैं गलत है। स्वामी जी, आजकल पाप करने वालों का ही भला होता है, और तो और ऐसे लोग पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें पूरी तरह समझा देता हूँ, अगर तुम इस बात को समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। बताओ स्वामी, क्या करें? वहाँ पर एक तालाब है ना, जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तुम्हें तालाब के पार चलना होगा, ठीक है? मुझे उस तालाब तक चलना है, बस इतना ही ना? अच्छा ठीक है। क्या ये काफ़ी है स्वामी, या फिर थोड़ा और आगे जाना है? थोड़ा आगे बढ़ो। इतना? थोड़ा और आगे जाओ। थोड़ा और आगे जाओ रामू। स्वामी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अगर मैं और आगे गया तो पूरी तरह डूब जाऊंगा, मेरी जान भी जा सकती है। ठीक है,
अभी तुम बाहर आ जाओ। आप ठीक है स्वामी, थोड़ा आगे जाने को कहते तो मैं दूसरे लोक में चला जाता। तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि गहरा पानी जीवन के लिए कितना खतरनाक होता है? इसमें कौन सी नई बात है? ये तो सर्वविदित है कि जो भी पानी में जाएगा वो डूब ही जाएगा। तुम्हारे भाई का धंधा भी कुछ ऐसा ही है। जैसा वो मिलावटी सामान बेचता है तो रोज बरोज और गहरा होता जा रहा है। और मेरी एक बात तुम याद रखना, एक दिन यही भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वो पूरी तरह उसमें डूब जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि उसका गलत व्यापार एक दिन उससे ले डूबेगा। हाँ रामू, तुम अपना व्यापार ईमानदारी से कर रहे हो। जो लोग तुमसे सामान खरीदते हैं वे स्वस्थ हैं। वे दिन भी आने वाले हैं जब शहर के सभी लोग आपकी दुकान पर आएंगे। तुम बस चिंता मत करो, हमेशा की तरह कारोबार जारी रखो। विजयस्तु। उसके बाद रामू हमेशा की तरह ईमानदारी से सामान बेचता रहा, बिना किसी मिलावट के। और उसके बाद लड़की की शादी तय हो गई है। वे लोग 4 दिनों में तांबू लेने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए और उनके साथ वाले लोगों के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी होगी। मुझे पता है कि अच्छे रसोई हैं, वे तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनाते हैं। अब आप बताइए, कम से कम 100 लोगों का खाना बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता ना, कम पड़ जाता है कभी कभी, फिर कम पड़ने के बाद सारा इल्जाम हम पे ही आता है। आखिर आप हमें इतना कम क्यों आंक रहे हैं? तंबुलस के दौरान हमें कम से कम 200 आदमियों के लिए भोजन बनाना होता है, ठीक है? और आसपास के सभी ग्रामीणों को शादी के लिए आमंत्रित करना भी होता है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भविष्यवाणी ठीक से नहीं आती है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आज से ही उन व्यवस्थाओं में रहूंगा, ठीक है? कुछ भी कम नहीं होना चाहिए और ये सब आपकी ही जिम्मेदारी है। सब ध्यान से देख लेना। जमींदार अब मकान मालिक के घर पर उत्सव के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए सोमू की दुकान पर आता है। क्या बात है सौम्या, हमारे जमींदार की लड़की की शादी है और तो और 4 दिन में तामुल भी लग जाएंगे। और ये लो, इस लिस्ट में जो भी सामान हमको चाहिए शाम तक वो अच्छे से तैयार कर देना। चंद्रमा जी, आप खुद यहाँ चल कर आए हो? किसी लड़के को कहकर भेज देते, मैं खुद ही करवा देता। आप क्यों आए? जमींदार ने मुझे ही सारी देखभाल करने को कहा है। ये सारा सामान तांबुल जाएगा खाने के लिए, समझे? बाद में जब शादी होगी ना, तब हमें इससे भी 10 गुना अधिक सामान चाहिए होगा खाने के लिए, समझते हो तुम? मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि ये सब सामान खरीदने के लिए आपको इसमें से कितना हिस्सा चाहिए और कितना नहीं, है ना? आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा और शादी के लिए सारा सामान हमारी दुकान से ही लेना। और तो और आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? काम करने वाले को भेज दो, ये लीजिए आपका हिस्सा, वह पैसा जिसके आप हकदार हैं। तुम अच्छी तरह से सब कुछ समझते हो सोमू। ठीक है, मैं शाम को लड़के को भेज दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इनको तो हर चीज में रिश्वत चाहिए। जमींदार का आधा हिस्सा तो ये आदमी ही खा चुका है, लेकिन ऐसे लोगों के कारण ही तो मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। और मैं जानता हूँ कि सामान के बदले में इनको दी गई रिश्वत कैसे वापस लेनी है। उस दिन शाम को सोमू आवश्यक भंडार का सामान जमींदार को भिजवाता है। तंबूला समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। जो लोग आए हैं उन्हें भोजन प्रस्तुत किया जाता है। जिन्होंने भोजन किया वो बीमार पड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? जिन लोगों ने भोजन किया वो सब बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? उस खाने बनाने वाले को बुलाओ। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसी समय सोमू को जमींदार के पास लाया गया। अगर मैं ये समारोह बड़ी महत्वाकांक्षा से कर रहा हूँ, तुमने मुझे बदनाम कर दिया है। क्या ये तरीका है खाना पकाने का? मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगा और बाकी की अपनी जिंदगी बिताना तुम जेल में। मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने वैसे ही खाना बनाया जैसा मैं हमेशा करता हूँ। मेरे खाने पकाने की वजह से कोई बीमार नहीं हुआ है, आपके दिए हुए सामान से हुए बीमार। क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए नकली माल पर जोर दे रहे हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे जो किराने का सामान मिला है, तेल और घी की गुणवत्ता बहुत खराब है। ये बात मैंने इन साहब को पहले ही बता दी थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? हाँ दीवानू जी, क्या ये सब सच है? क्या आप ये पहले से जानते थे? अब तक आपने बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता है इस बारे में। वैसे ये रसोईया पकवान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन गलती तो सोमू की है जिसने हमें ये सारा सामान दिया है। उस सोमा को तुरंत यहाँ पर बुलाओ। जल्द ही सोमू को जमींदार के पास लाया गया। ये सामान तुमने भेजा है ना? ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। देखिए, आपकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई है। मालिक, मैंने तो माल अच्छा ही भेजा था। लगता है जो बना रहा है रसोईया, उसने कुछ गड़बड़ की है। चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी शिकायत राज कराने में होगी। सावधान रहो। मालिक, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब आपके दीवानों के कारण हुआ है। अपनी रिश्वत के रूप में मुझसे कुछ पैसे ले लिए और सामान की गुणवत्ता खराब कर दी इन्होंने।
दीवान जी, इसमें अब आपका क्या हिस्सा है? मैंने तो आप पे इतना भरोसा किया, आपने क्या किया? नहीं नहीं, ये सोमू झूठ बोल रहा है। मैंने तो सारे पैसे इसी को दिए थे। मैंने इसमें से कोई रिश्वत नहीं ली है। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। अगर राजघरानों को जरा भी परवाह है तो वो खुद इसके बारे में सच बता ही देंगे। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन अब पक्का हो गया। तुम दोनों को राजबातों को सौंप दिया जाएगा, वो तय करेंगी कि किसने गलत किया है। उसके बाद राजा के सामने उन दोनों को सिपाही पेश करते हैं और राजा उस बात पर विचार करके उन्हें सजा सुना देते हैं। इस सोमू और दीवान चंद्र को कठोर कारावास की सजा हो। मिलावटी सामान बेचने और लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने वाले सोमू की पूरी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया जाता है। इतना भ्रष्ट कारोबार करने वाला सोमू अपनी सारी संपत्ति खो देता है और जेल चला जाता है।